हमारे साथ जुड़ रही हैं हैदराबाद की कंटेस्टेंट और बीजेपी से फायरी, निडर और बहुत 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 ब्रेव माधवी लता जी। माधवी लता जी, आपका स्वागत है टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत पर। आप बीजेपी की हैदराबाद से कंटेस्टेंट हैं और आपके खिलाफ बहुत ही फेमस और कभी ना हारने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब है। सबसे पहले तो पूछूंगी, पिछले महीने जब आपका नाम अनाउंस हुआ और वो भी ओवैसी साहब के खिलाफ, तो आपने क्या सोचा और क्या रणनीति बनाई? क्योंकि पिछले 4 दशकों से ओवैसी साहब और उनका परिवार कभी इस सीट से हारे नहीं हैं। आप ऐसा क्या करेंगी कि बीजेपी के लिए ये सीट जीत पाए? नाविका जी, पहली बात तो ये है कि इतने सालों से जो सच को बाहर निकालने के मौके मैं ढूंढ रही थी, ऐसा लगा कि मुझे भगवान ने बीजेपी पार्टी के तरफ से मोदी भाई के रूप में ये मौका दे दिया है ताकि उन सारे सच मैं बाहर निकालूं, इस देश के सामने रख सकूं। और दूसरी बात, वो जीतते आए हैं। मुख्तार अंसारी जी तो भी जीतते आए ना, तो बताइए क्या फर्क रहेगा दोनों में? ये लोग ऐसे ही करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, लोगों को डराते हैं, बोगस वोट्स निकाल लेते हैं और इसी प्रकार से वो लोग जीतते हैं। हमारे पास तकरीबन 2000 पोलिंग बूथ है, वहाँ में ऑलमोस्ट 1100 तक माइनॉरिटी बूथ्स है। कल मैं चंद्रायन गुट्टा, जो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे पदयात्रा कर रही थी, तो वहाँ हमने एक बूथ को पकड़ लिया है जिस बूथ में लोग रहते हैं, घर के अंदर पोलिंग बूथ। सुनिए तो सही, आप कभी कहाँ देखा ऐसा होते हुए? घर के अंदर पोलिंग बूथ, जिस घर में लोग निवास रहते हैं, वो घर का बाजू का घर एमआईएम का कॉर्पोरेटर का घर है। अब बताइए आप किस प्रकार से सच्ची और जस्टिस, धर्मबद्ध पोलिंग हो सकता है? ऐसा पोलिंग से तो कोई भी जीत सकता है जी। अब ये सब हम बाहर निकाल रहे हैं ना, तो अब की बात देखते हैं कौन सी बड़ी जीत हासिल करेंगे वो भी। तो माधवी लता जी, लोग तो कहते हैं, विपक्ष सारा कहता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी से अफिलिएटेड है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के होते हुए अगर एक बूथ एआईएमआईएम के कॉरपोरेटर के घर से चल रहा है, तो इसके लिए दोष किसका है? दोष फिर भी यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का है, क्योंकि स्टेट में जब किसी भी स्टेट में इलेक्शन कमीशन तैनात होता है, दे विल नॉट हैव कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ पीपल। अब बताइए तो स्टेट के ऊपर इतना फंड्स क्यों न्योछावर करना चाहिए? पूरा स्टेट उनको इलेक्शन टाइम के टाइम पर अपने स्टाफ को देना पड़ता है, विच इज अ ओपन फैक्ट। इलेक्शन कमीशन भी स्टेट का स्टाफ पे ही डिपेंड होना पड़ता है ना नाविका जी। सो एवरी टाइम देयर इज अ कंप्लेंट लॉन्च्ड, जब भी एक कंप्लेंट जाता है स्टेट में है सो इलेक्शन कमीशन को, वो फिर उसे जीएचएमसी की तरफ तो डाइवर्ट करते हैं। अब मैं ये बताती हूँ आपको, जब हम जाते हैं ये कहने के लिए साहब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे वो प्रॉब्लम है, वो हमसे ये उम्मीद करते हैं कि 1000 या 1100 का माइनॉरिटी बूथ में जहाँ पे घपला हो रहा है, हम उसका रिपोर्ट बनाकर उनको दे। तो उनका स्टाफ क्या कर रहे हैं बताइए आप? हम इलेक्शन का काम करें, अपना योजनाओं का काम करें, या हम उनका काम करें जिसका काम है पोलिंग बूथों का इंफॉर्मेशन ढूंढना, जिनका काम है कौन से बोगस वोट्स वहां पे चल रहे, उनका काम है ना जी कि एपिक नंबर पर दो लोगों का जब नाम बाहर आ रहे, उनको सेंटर बनाना है, उनको कंप्यूटर्स के सामने लोगों को बिठाना है, जीएचएमसी को ये काम करना है। बार बार वो लोग हमसे क्यों पूछते हैं आप इंफॉर्मेशन दो, आप इंफॉर्मेशन दो? तो हमारा यही काम है कि लोगों को इकट्ठा करें, पार्टी से हम उनका पोषण करें, हम भी जाएं कौन सा पोलिंग बूथ कौन सा है, कौन सा पोलिंग बूथ कौन सा है। हम क्या काम करें बताइए आप? हम इलेक्शन का कैंपेनिंग का काम करें या इनका काम करें? इनका जिम्मेदारी नहीं है? जब रिपीटेडली हम इतनी कंप्लेंट्स लॉन्च कर रहे हैं,
माधवी लता जी, पूछना चाहूंगी आपसे, आप पॉलिटिक्स में आई हैं, आप महिला हैं, आप आरएसएस में रह चुकी हैं। उधर राहुल गांधी जी हैं, वो कहते हैं आरएसएस कभी महिलाओं को जगह ही नहीं देती। कम से कम डिसीजन मेकिंग लेवल्स पर आरएसएस में कोई जगह नहीं है महिलाओं का। आप राहुल गांधी से क्या कहेंगे? मैं राहुल गांधी जी से कहूंगी, बड़े भाई राहुल गांधी जी, पहले आप कुछ कहने से पहले आपको स्वयं बरी में दिखना उतरना पड़ेगा, यानी कि यू गेट ऑन टू द फील्ड एंड अंडरस्टैंड। आरएसएस स्त्री को देवी मानती है, आरएसएस स्त्री को पूजती है, आरएसएस हर वक्त चाहती है कि स्त्री के कदम में ही पूरा देश और परिवार चले। ये सब समझने के लिए ना पहले भारतीय बनना पड़ता है, इस देशवासी बनना पड़ता है। बेचारे वो भी क्या कर सकेंगे नाविका जी, मम्मा तो फॉरेन है ना, तो सोनिया गांधी जी कितना समझा सकते हैं देश के बारे में, पहले उनको भी जानना पड़ेगा। बच्चे तो माँ से ही सीखते हैं ना, मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा। तो मातृ देवो भवा में क्यों मातृ को देवो भवा कहते हैं? क्योंकि पहलू गुरु वही बनती है। सोनिया जी तो बेचारे इटालियन माँ बन सकती है, भारतीय माँ कहाँ बन सकती है बेचारी। तो शायद इटली में ऐसा होता होगा, तो राहुल जी को तो वही समझ में आएगा ना जी। आपको नहीं लगता, अभी हम तो आपको सिखा नहीं लगता पाएंगे, एक महिला अभी होकर बात शायद। आप दूसरी महिला के अपब्रिंगिंग पर इस तरह की टिप्पणी कर रही हैं? कितने सालों से सोनिया जी इस देश में रह रही हैं, इस देश की बहू हैं, आप उनको इटालियन माँ कह रही हैं? थोड़ा अनफेयर नहीं है? जी नहीं, मैं टिप्पणी नहीं कर रही हूं। अगर मैं भी कोई दूसरे देश में जन्म लेती हूं तो मैं तो वही सीख कर तो बड़ी होती हूँ ना नाविका जी। बताइए तो सही, अगर मैं राजस्थान माँ होती तो मैं आंध्रा माँ के जैसा कैसे उनको पल के बड़ा कर सकती, यहाँ का श्लोक कैसे सिखा सकती, ये बताइए मुझे। मैं कौन सी गलत बात कही हूँ? मैं वहां की भाषा में अपने बच्चे को बड़ा कर कर पैदा कर कर बड़ा कर सकती हूँ मैं। तो एक स्त्री और आरएसएस समझने के लिए वो सोनिया जी स्वयं कितना जान सकती है आरएसएस के बारे में, आप बताइए। ब्याह होकर ही तो हमारे यहाँ के बहू बनी है ना, वो भारत की बहू बनी है ना भाई। तो पहले आरएसएस के बारे में जानने के लिए यहाँ का बेटी भी बनना पड़ता है और यहाँ का बहू भी बनना पड़ता है। राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा नंबर 1 नंबर 2 दोनों किया है, तो वो जमीन से जुड़े हुए हैं। आप क्यों कहती हैं कि वो फील्ड में नहीं उतरे कभी? आप कितना भी भारत देश प्रिय, जब तक बचपन से लेकर आपने अगर थोड़ा सा भी सच्चाई, गरीबी, यहाँ का नागरिकता, यहाँ का संस्कार, यहाँ का इतिहास नहीं समझेंगे ना, उस धरती की मिट्टी से आप कभी जुड़े नहीं रह पाएंगे। धरती की मिट्टी से जुड़ने के लिए उस मिट्टी में जीकर उठना पड़ता है नाविका जी। जो गरीबी मैं जानती हूं, मैं इसीलिए जानती हूं क्योंकि मैंने गरीबी को देखा है। आज चाहे मेरे पास पैसे हो सकते हैं, लेकिन मैंने गरीबी को देखा है, मेरा पेट जला है गरीबी में। ये बहुत मायना रखता है। जब आप ऐसे कुछ काम करने निकले, अच्छा काम, और काम नहीं बनता है, आप जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ते हो, प्रार्थना करते हो, तब उस धरती का संस्कार आपको पता चलता है। आपको उस वहां से जीना पड़ेगा, वहां पे रहना पड़ेगा। आप महल में रहने वाला ओवैसी बच्चा साहब कहते हैं, क्या जाने। ओवैसी साहब कहते हैं कि आप मुस्लिम विरोधी हैं, और वो बताते हैं कि चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, 8% से ज्यादा मुसलमानों ने बीजेपी के लिए वोट कभी नहीं किया। तो एक तरफ ओवैसी जी हैं, एक तरफ बीजेपी की कैंडिडेट आप हैं। दोनों के ऊपर इल्जाम यही है, वो हिंदू विरोधी हैं, आप मुस्लिम विरोधी हैं। क्या जवाब देंगे जो लोग ये कहते हैं उन? नाविका जी, आपने कभी मेरे चैरिटेबल ट्रस्ट के वेबसाइट्स आपने देखे हैं?
तो प्लीज कृपया करके मेरे लिए 2 मिनट का तकलीफ उठाकर मेरे वेबसाइट्स ढूंढिए। 20 सालों से शायद मैंने मुसलमानों के साथ ज्यादा वक्त गुजारा है, शायद मैं पसमंदा औरतों को ज्यादा किया है काम और उनके लिए बेनिफिट्स भी। मोदी भाई जब मुझे चुने थे, एकमात्र यही सोच से चुने थे मुझे कि मुझे और मेरे मन में हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। ये तो ओपन इंफॉर्मेशन है, खुला इंफॉर्मेशन है। परसों भी मैं रमजान को अपने शिया भाइयों के साथ हजरत अली जी की जयंती पे मनाने में गई थी। मैं आज भी इफ्तार पार्टी में जा रही हूँ। क्या कभी असदुद्दीन जी आके हमारे शिवालय में आकर बैठे क्या भजन में? मैं जाती हूँ, मैं मुसलमानों के घर जाती हूँ, मैं उनके त्योहारों में मैं दायित्व लेती हूँ, वहां पे मैं उनके साथ रहती हूँ, उनकी खुशी में मैं साथ देती हूँ, उनके गम में मैं साथ देती हूँ। अब ये बताइए कहाँ से हम लोग मुसलमान के विरोध हो गए? कभी हमने किसी भी समय पे, मेरे पूरे पिछले सारे वीडियोस को आप जांच करिए, एक बार भी मैं मुसलमानों के प्रति एक गलत शब्द निकाला? हालांकि अगर आप मेरे वीडियोस ढूंढेंगे तो मैं यही कहती हूँ, इस्लाम एक प्यारा मजहब है। और ये आज नहीं बात करी हूँ मैं, 1-1.5 साल पहले ही बोल चुकी हूँ मैं ये बात। कभी कहा है उन्होंने राम पे गाली देते हैं, कौशल्या मैया के ऊपर असदुद्दीन जी और उनके भाई गाली देते हैं, अयोध्या पे गाली देते हैं, बतकम्मा हमारे यहाँ का फेस्टिवल है नाविका जी, कितना गंदा गाली देते हैं, बोलते हैं घूमते रहेंगे। कोई ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री में एक प्रशासन के अधिनेता ऐसा बात कर सकते हैं? बताइए। हमारा भाग्यलक्ष्मी मंदिर जो चार मीनार में है, जितना मानते हैं, कितने गंदे बातें करते हो हम माता रानी के बारे में। वो मेरे घर में आके बर्तन मांजेगी, और ये है बेस्ट पार्लियामेंटेरियन, ये है नाविका जी जो इस देश में दूसरे मजहब के बारे में एक अच्छे सोच विचार नहीं रख सकते हैं। अरे आपके मन में है तो है, बाहर तो नहीं कहना चाहिए ना। तो अब किसको तसल्ली दे रहे हैं? उन चंद मुसलमानों के लिए जिसको आप खराब करके रख चुके हैं, जिसको लगता है आप हीरो हैं, केवल हिंदुओं को गाली देने से, हिंदू भगवान को गाली देने से, हमारा देवी देवताओं का अपमान करने से, और आप हिंदुओं को भड़काना चाहते हैं, और ताकि ये हिंदू इनके स्पीचेस की वजह से मुसलमानों के ऊपर नफरत पैदा करे। ऐसा होता है कोई राजनीतिक? ऐसा होना चाहिए? अरे अगर आप इलेक्शन जीतना चाहते हो, दो कौम को, दो मजहब को साथ लेकर चलिए ना, हम भी खुश हो जाएंगे, हम भी समझेंगे क्या वाह मुसलमान भाई है हमारा देश में भी, हम साथ देंगे आपको। ये क्या है भाई? ये तोड़ के आगे बढ़ने का क्या मतलब है? कब तक चलेगा नाविका जी? आप मेरा एक भी स्पीच लीजिए, उतना ही क्यों, अब मोदी भाई का स्पीच लीजिए, आप टाइप करके देखिए मोदी भाई का स्पीच ऑन इस्लाम, कितना प्यारा स्पीच दिया उन्होंने। अरे उनके जबान से वो रहमान रहीम इतने बढ़िया कहे उन्होंने। अरे हमने कभी कोई मजहब से किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, हम सम्मान करते हैं, इस्लाम का हम सम्मान करते हैं, सिख गुरुओं का सम्मान करते हैं, जैन गुरुओं का सम्मान करते हैं, सारे माइनॉरिटी का सम्मान करते हैं, और आप गाली देते हो। तो इसका मतलब है आप जिन्ना हो यहां कर, कि सिर्फ आप मुसलमानों के बारे में ही बात करते हो, और वो भी इनकी तरक्की के लिए नहीं, उनको भड़काने के लिए हिंदू मजहब के गाली देते हुए। अगर आप सही मुसलमान होते ना नाविका जी, असदुद्दीन जी, प्रशंसा करते जिस दिन मोदी जी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को निकाले, ताली बजाते प्रधानमंत्री के लिए। वो है एक सच्चा धर्मबद्ध इंसान। प्रधानमंत्री जी के योजनाएं जितने भी अमल में आए थे, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, प्रधानमंत्री स्वावलंबन, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, आप स्वयं अपने टीम को भिजाइए और पता लगाइए हैदराबाद ओल्ड सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटीज के एरिया में हमको कितने घुसने दिए और करने दिए। ये काम नहीं करने देते हैं, नहीं करने देते हैं। और जितने भी फंड प्रधानमंत्री जी से मिलता है, यहाँ का बीआरएस गवर्नमेंट जब था तो
तो वो लोग हड़प लेते हैं, अपना नाम रख लेते हैं और अपने नाम से आगे लेके जाते हैं। और जो स्टेट के भी फंड्स निकलते हैं ना, वो भी अपने ही लोगों में बांट लेते हैं। गरीब को कहाँ मिल रहा है जी? कुछ नहीं मिलता वहां पे। ये सच्चाई जो मैं अभी बाहर निकल लेके आ रही हूं ना, उनको खटक रहा है, उनको खटक रहा है सच्चाई से। माधवी लता जी, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि हिजाब का मुद्दा ओवैसी जी बहुत उठाते हैं, हिजाब पर और हिजाब इनसाइड क्लासरूम पर आपका क्या विचार है? देखिए, यहाँ पे मुद्दा दो इश्यूज पे है। एक आर्टिकल 30 के हिसाब से, आर्टिकल 30 आप जानते हैं कि माइनॉरिटियों के लिए दिया गया है, स्पेसिफिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे एक प्रकार का छूट दिए वो लोग, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे, जैसे कि हम सिख भाई को देखते हैं, पगड़ी रहता है, जो 5 वो लोग पहनते हैं, उनका माइनॉरिटी का रिक्वायरमेंट है। इस हिसाब से जैसे मुसलमानों में लड़कियों को हिजाब पहनना, बुर्का पहनना जो भी है, और लड़कों के लिए उनका वेशभूषण जो है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसका मायना रखते हैं। आर्टिकल 30 के तहत इनके लिए स्पेसिफिक परमिशन दिया जाए, खास कर इनके लिए एक ऐसा छूट या परमिशन दिया गया है कि वो अपने ही मत के यानी कि मजहब के पढ़ाई करवाते हुए भी वो चाहे उस स्टेट का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का परमिशन ले ले या सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन ले ले, लेकर वो बढ़िया स्कूल्स का एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उन स्कूल्स जो माइनॉरिटियों ने स्थापित किया हो। यानी कि मुसलमान भाई आगे बढ़ेंगे, मुसलमान दीदी आगे बढ़ेंगे और कहेगी भाई मुझे मदरसा स्थापित करना है जहां मुझे इस्लाम भी पढ़ाना है, मुझे अंग्रेजी भी पढ़ाई करना है, तो चलिए आपको परमिशन है, कहता है राज्यांग। और ये भी कहते हैं उनके वक्फ बोर्ड जो स्थापित किया गया है, वक्फ बोर्ड के जितने भी उनके पैसे आते हैं वो पैसे भी इन लोगों को चले जाते हैं। अब आप बताइए, जब इतना बड़ा उनको एक क्या बोलते हैं ना, फैसिलिटी दिया गया है उनको, उसी प्रकार से दूसरी तरफ अगर मैं एक हिंदू महिला एक स्कूल खोलती हूं, मुझे सिर्फ सीबीएसई यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का पढ़ाई करवाना है या मेरा तेलंगाना स्टेट का पढ़ाई करवाना है, मुझे कोई भी हक नहीं मिलता वहां पे मेरा हिंदू धर्म का पढ़ाई करवाने के लिए, कि मैं भगवत गीता नहीं पढ़ा सकती वहां पर, मैं रामायण नहीं पढ़ा सकती वहां पर, मुझे ये हक नहीं है। क्यों मुझे ये हक नहीं है? क्योंकि इस राज्यांग मानता है कि मैं ज्यादा संख्या में हूं, इसलिए मुझे ये नहीं मिलना चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? ठीक है, दिया सो दिए राज्यांग में, हमने कभी इस पर लड़ाई नहीं की ना, लेकिन वहां पे जब बच्चा आता है, हिंदू का बच्चा, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो क्लियर सिंपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तब आप वहां पर नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने अपने मजहब के तरीके से कपड़े पहनने के लिए वहां पर आने के लिए कहेंगे? क्या उनके दिल में और दिमाग में आप बंटवारा नहीं सिखा रहे हो, दरार पैदा नहीं कर रहे हो आप, ये कहने के लिए तुम्हारा मजहब अलग है, तुम्हारा मजहब अलग है? वहां पे हम सब एक है, वहां पे कोई मजहब की बात नहीं निकाला जाता, नहीं चाहिए भी। इसीलिए माइनॉरिटीज को अलग से ये हक दिया गया है, ताकि एक मदरसा में सिर्फ मुसलमान बच्चे ही पढ़ेंगे और बड़े होंगे, वहां पे अंग्रेजी पढ़ाई दी जाती है, उनको वक्फ बोर्ड का फंड्स मिलना चाहिए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, और वहां से इस्लाम पढ़ते साथ साथ डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने। जब इतना अच्छा एक उनके लिए एक अधिकार दिया गया है, 75 ईयर से आप उसको उसका आप बड़े होने नहीं देते हो, उसका संरक्षण नहीं कर रहे हो, उसका साथ नहीं दे रहे हो। जो हिंदू बेचारा स्कूल रखता है तो मजहब का पढ़ाई नहीं करा सकता, वो वहां पे एक यूनिफॉर्म सेट करके सारे देशवासी एक ही प्रकार आने का रहता है, वहां के आप टांग अड़ाते हो, टांग अड़ाते हो वहां पर। आप बताइए क्या मतलब है? और ऊपर से बैरिस्टर पढ़ चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के ये तो पीएचडी लिए कहते हैं लोग। ये है क्यों? इनके बात जो मुसलमान सुनता है वो पढ़ा लिखा नहीं रहता है, वो राज्यांग नहीं समझता है,
वो तो बहुत ही इनोसेंट रहता है बेचारा, उसको समझ में नहीं आता है कि राज्यांग मुझे इतना हक दिए हैं। कौन पुस्तक पढ़ के स्पीचेस सुनेंगे बताइए नाविका जी, ये जो बोले वही बड़ी बात हो गई। ये मुद्दा गलत है, ये मुद्दा बहुत गलत है। ये लोगों में गलत मैसेज भिजा रहे हैं, गलत संदेशा भिजा रहे हैं, भड़का रहे लड़कियों को। मैं इसका आपको उदाहरण भी देती हूं, मैं कॉलेज का नाम लेना नहीं चाह रही। जब प्रधानमंत्री जी वुमेन्स डे का घोषणा करे थे तो मैं स्वयं एक लोकसभा पार्लियामेंट के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने पूरे मुसलमान बच्चियों को एकत्रित करे थे हिजाब से प्रधानमंत्री जी का मैसेज सुनने के लिए। तब वो बच्चे मुझसे यही सवाल करे थे जो आप करें मुझसे, जब प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं तो क्यों हमको हिजाब पहनने से मना करते, जो क्यों हम स्कूल्स में हिजाब नहीं पहन सकते। तब मैंने कहा आर्टिकल 30 समझाई। पता है वो लोग क्या करे, कहे मुझसे हमको तो इसके बारे में मालूम ही नहीं है। तब तो ये सही है, जब हमको आर्टिकल दिया गया है 30 तो मदरसों में हिजाब पहन के जाना चाहिए और वहां एक सुकून से पढ़ना चाहिए। उनको उनका सोच विचार को ये खराब कर रहे हैं, उनके सोच विचार को गलत रास्ते पे लेके जा रहे। क्यों? अब कितने लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के बड़े होते हैं बताइए आप। स्कूल की पढ़ाई से तो हमको फुर्सत नहीं मिल रही है। यहाँ पर आपने जो सही कहा, बड़ी कहाँ पढ़ेगी, इसका मतलब है इसमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। लेकिन माधवी लता जी, मैं आपसे एक रैपिड फायर राउंड करना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ, क्या आप चाहेंगी कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर हो जाए? उन्हीं का घर का बहू का नाम है, क्यों हमारा औरतों को हक नहीं मिलना चाहिए? कभी हमारा भी नाम बने। सिर्फ मर्दों का नाम से आप देश को आगे लेके जाएंगे? इतने सालों से तो हैदर जी का नाम रहा, अब हम उनका पत्नी का तो नाम चाह रहे हैं ना साहब। भागमती उनके घर की बहू है तो हमारा हक नहीं बनता उनकी घर की बहू का नाम लेना। बहुत सही कहा। अगर ओवैसी जी आपको आमने सामने मिल गए तो उनसे क्या कहेंगी? अब रिटायर हो जाइए सब भाई साहब, बहुत थक गए आप 40 सालों से, कुछ करे तो नहीं। अब लेजी बॉय में बैठ जाइए और इत्मीनान से मुख्तार अंसारी पे रोइए। ऐसे गुंडे जो 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 जहां जहां मरे ना उनके ऊपर रोते रहना, सोशल मीडिया देखते रहना। अब क्यों साहब ये सारे काम करना, फायदा तो है नहीं। रिटायर हो जाइए, हम खुद एक लेजी बॉय भिजाएंगे उनको। आप लेजी बॉय चेयर भिजवाएंगी उनको? हाँ जी, अभी उनकी कलर का पसंद, फिर नहीं बोलेंगे हिंदुत्व का लेजी बॉय भिजाए बोलते हैं। आपके पास वाई प्लस सिक्योरिटी है, आपको किससे डर है? जब असदुद्दीन जी को डर हो सकता है, बताइए क्या मैं इंसान नहीं हूं? क्या उन्हें चुप बैठते होंगे? 40 साल के गढ़ जो आप सब कहते आए उनका, उसको तोड़ने जा रही हूं मैं, उनके सारे सच बाहर निकालने जा रही हूं, वो चुप बैठेंगे? अरे वो मुख्तार अंसारी को देखने से ही उनको दम की, वो भी क्या सोशल मीडिया में मिलते हैं। मैं तो प्रैक्टिकल जा रही हूं ना, गढ़ के अंदर रोज जाती हूं ना साहब, वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। उसका भी है मेरे पास, उसका भी प्रूफ है हम सबके पास। टाइम्स नाउ का आप निकालिए पिछले का, इतना मिलेंगे आपको उसमें। कांग्रेस के मुसलमान एमएलए बेचारे कैंपेनिंग करने गए थे असेंबली इलेक्शंस पे, एमपी इलेक्शंस पे, मार मार कर भगाए लोग। असदुद्दीन जी कुत्ते वो फोटोग्राफ में मारते हुए, वो कार को रोकते हुए। अब बताइए मेरे को क्यों छोड़ेंगे वो? फिर भी वैसा मुझे तो डर नहीं लगता, सारे मेरे भी चाहने वाले रहते हैं ना साहब। जान है तो जहान है। सही कहा। आप मानती हैं असदुद्दीन ओवैसी सारे मुसलमानों के प्रवक्ता? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं है। सारे मुसलमान को रहते, वो अहमदिया लोगों को बाहर फेंकने के लिए कौन कहते? बताइए, कोई कह सकता है ऐसा? क्या हम लोग कहेंगे हिंदुओं में इसको लेकर जाकर बाहर फेंको?
कभी कह सकते हम ये बात? अरे इन्हों इन्हों क्या ठेके लिख रखा है कि कौन इस मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं रहना चाहिए? अहमदियों को कौन है इन्हों फेंक के बाहर डालने वाले? उनके ट्वीट देखिए, कितना बुरा ट्वीट डालते हैं और कहते हैं सुन्नी और शिया दोनों कह रहे हैं, ऐसा कि इन्होंने शिया को कुछ किए हैं? कभी कुछ नहीं करते ये लोग शिया के लिए, पसमंदों के लिए कुछ नहीं कहते, आगा कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं करते ये। हम आपको करते लगता है साहब आगा जब से कम्युनिटी आप के लिए। कैंडिडेट बनी है हैदराबाद की, तब से अखिलेश यादव, तेजस्वी जी सब बहुत खुश हो गए, ममता जी, क्योंकि ओवैसी साहब आजकल हैदराबाद से बाहर कम जा रहे हैं। अभी बिरयानी खाने में जरा मशरूफ है, क्योंकि कहते हैं ना, अरे ये लोग इतने बोलते हैं, आके हमारा ही हलीम खाते हैं। तो हलीम किससे बनता है? किससे बनता है साहब हलीम? अगर ये झूठ मूठ कर कर हलीम किसी से भी बनाते हैं तो कोई क्या कर सकता है?